नमस्कार साथियों, मैं जय श्रीवास सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है आपके खंड ए के जो एक नंबर वाला प्रश्न है वो आपको जो है अच्छे से तैयारी उनकी करवाने के लिए आज हम आए हैं और यही वीडियो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाया गया है। जो खंड ए के जो प्रश्न जो हैं एक नंबर वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ, मैं आज जो स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी आपकी जो पक्की हो जाएगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देख के इनकी जो बातें बताई गई है उस बातों पे अमल कर लेते हो तो आपके एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके सही होने लग जाएंगे। और कौन कौन से पार्ट से ब्लूप्रिंट में अगर आप ब्लूप्रिंट का अध्ययन करोगे तो ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि किस किस पार्ट से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाने। सारों की याद मत कीजिए, लेकिन जो ब्लूप्रिंट में कहा गया है, ब्लूप्रिंट में जो जो लेसन बताए गए हैं उसी लेसन को याद कीजिए और उसी लेसन की जो है उसी लेसन के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तैयार कीजिए। तो मैं आज जो है आपके लिए स्पेशली फॉर आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से। और इस सीरीज को हमने नाम दिया है सुपर 30। क्या नाम दिया है? सुपर 30, क्योंकि इस सीरीज के अंदर टोटल 30 प्रश्न हैं और इन 30 प्रश्नों को यदि आपने पढ़ लिया तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए, कभी भी मतलब 10वीं के अंदर नहीं होंगे। वैसे आप 11th में जाके कहोगे काम नहीं आ रहे तो फिर वो बात अलग है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाया जाता है, यानी मनुष्य की लार में जो है क्या पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, ये एवेबेद दोनों कौन से पाए जाते हैं? देखिए, टाइलिन पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। पेप्सिन मनुष्य की लार में नहीं पाया जाता है, तो एवेबे दोनों इसके जो राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवेबे दोनों। ठीक है, चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आपका क्या है? अगला प्रश्न कहता है आपसे कि आहार नाल की सी आकार की संरचना है, यानी आहार नाल की सी आकार की जो संरचना होती है वो क्या होती है? स्टार्टिंग से आपको अब पढ़ाते आ रहे हैं कि आहार नाल की जो है एक संरचना है उसको सी आकार की है, उसको जो है क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। देखिए आप जो करो ना एबीसीडी वाला प्रश्न, तो यहाँ ऐसे शुरू किया करो, कर्मी रूपी परिशेषिका तो नहीं कहते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका तो इसको नहीं कहते हैं, इसको ग्रसनी भी नहीं कहते हैं, गृहिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? गृहिणी कहते हैं, अमाशय इसको नहीं कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बे जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा हल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 आपसे चाहता है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, यानी उद्दीपन की पहचान कराने वाली संरचना क्या कहलाती है? ग्राही, ग्राही तो ग्रहण करने वाली होती है, प्रभावक प्रभाव छोड़ने वाले होती है, उत्तरदायित्व और बेचैनी। अब दो बच गए, बेचैनी तो नहीं होगा तो इसका उत्तरदायित्व हो सकता है, यानी उत्तरदायित्व इसका होगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये तो सरल सा प्रश्न था, कुछ सरल प्रश्न भी देने होते हैं। देखिए एक बात आपको बताता हूं, जब हम कोई भी बोर्ड का पेपर देते हैं ना तो बोर्ड के पेपर में 60% पेपर तो ऐसा आता है जिसको हर कोई बच्चा हल कर सकता है। उस 60% के बाद बचता है 40%, और 40% में से 20% तो ऐसा आता है जो थोड़ा बहुत पढ़ के आया है वो हल कर सकता है, और जिसकी अच्छी तैयारी है वो बाकी का 20% हल कर पाता है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों के आप देखते हो 60% तो आ ही जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत रेगुलर स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो इस कारण से उनके 60 आ जाते हैं। 80 उन बच्चों के आता है जो पढ़ के जाते हैं घर से, है ना, और पूरे 100 उन बच्चों के आते हैं जो अच्छी तैयारी करके जाते हैं। तो आप किस में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी लाइन में हो आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और ये चाहता है आपसे कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की, यानी एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है कि अपने शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है, ऐसी अपने शरीर में एक ऐसी ग्लैंड है, क्या है? ऐसी एक ग्लैंड है जो क्या है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है, यानी ये एंजाइम का भी श्रवण करती है, एंजाइम का भी श्रवण करती है और हार्मोन का भी करती है, यानी इनसे हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। तो ऐसी ग्रंथि कौन सी आ गई भाई साहब, ये बताओ। पिट्यूटरी नहीं होती है, पैराथायराइड नहीं होती है, थायराइड भी नहीं होती है, गले में और पिट्यूटरी मस्तिष्क नहीं होती। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो अग्नाशय इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा
वस्तु से बड़ा बनता है तब वस्तु की स्थिति होगी। अच्छा, उस समय जो है वस्तु की स्थिति क्या होगी वो आपको बताना है। अच्छा, ये तो थोड़े से इसमें ऑप्शन गलत है, अगले वाली स्लाइड में आपके ऑप्शन सही आ जाएंगे। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस तथा वक्रता के बीच, दर्पण तथा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, राइट है। इसका दे जो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कब बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण तथा क्या बनेगा इसका, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ध्रुव जो हो जाएगा दर्पण का, और फोकस जो हो जाएगा उसका बीच में जो है बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या चाहता है आपसे? प्रश्न संख्या 6 चाहता है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल तथा फोकस, अवतल दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाता है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये आपको जब सारणी बनाई थी, जब पढ़ाया था, तब सारणी बना के पूरा आपको समझाया था, तो मैंने कहा था इस प्रकार के प्रश्न तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। वैसा ही है, इस प्रकार के प्रश्न तो आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन मैंने बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बताया ज़रूर था। अब मुझे नहीं पता कि मैंने ऑफलाइन बताया था, आई डोंट नो, मैंने या तो ऑनलाइन क्लास में बताया था या मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस समय बताया था, लेकिन बताया था ऐसा मुझे याद है। अगला प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई तार है, क्या है ये कोई तार है, तो ये तार की जो मोटाई जो है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, और तार की जो लेंथ जो है उस पर भी निर्भर करेगा, और तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उस पर भी निर्भर करेगा, यानी तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट और पदार्थ की प्रकृति पर। ये तो है ही, लोहे का है, टिन का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, उसमें तो निर्भर करता ही करता है। तो क्या है, उपयुक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो क्या है इसका, अगला प्रश्न है 50 वोल्ट 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0.02 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, यानी इसमें लैंप में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ही क्या होगा। ये निकालने के लिए आपको जो बेसिकली एक सूत्र दिया जाता है, उस सूत्र के आधार पे यदि आप इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है मान जो है आप ज्ञात कर लोगे। ज्ञात कितना होएगा, 0.02 एम्पियर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.02 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, और देखिए इस प्रकार के प्रश्न, ये मैंने ओम वाला जब आपको लेसन पढ़ाया था ना, विद्युत धारा वाला, उसके अंदर मैंने आपको करवाए थे। आई थिंक आपको पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी, मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, जनरेटर द्वारा उत्पन्न धारा है। जनरेटर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये जनरेटर है, और ये जनरेटर क्या करता है बताओ, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी कन्वर्ट करने के बाद जो कौन सा प्राप्त होती है धारा वो बतानी है। तो देखिए ये एसी को डीसी में भी करता है और डीसी को एसी में भी करता है, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और 10वां प्रश्न कहता है कि Cl2 क्लोरीन टू KCl, इसमें हो रहा है KCl आ रहा है और I2 1 है। अच्छा, ये मतलब अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया कौन सी, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपसे ये पूछा गया है कि ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपसे जो इसके अंदर जो है पूछा गया। तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या ये अपघटन अभिक्रिया है, क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन, यानी क्या इसमें डबल विस्थापन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई साहब, डबल विस्थापन जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी इसमें आपको दिख रहा है कि विस्थापन तो हो रहा है, विस्थापन तो हो रहा है, ये Cl क्लोरीन जो उठ के यहाँ पे आ रहा है, लेकिन विस्थापन हो रहा है, लेकिन विस्थापन की प्रक्रिया 2 बार नहीं हो रही है, 2 बार विस्थापन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो ये तो द्विविस्थापन गलत हो जाएगा। विस्थापन सही हो सकता है क्योंकि इसमें विस्थापन तो हो रहा है, अपघटन इसमें हो नहीं रहा, संयोजन इसमें हो नहीं रहा, तो विस्थापन इसका जो है एक सेकंड ये पीछे चला गया था, पता नहीं कैसे पीछे चला गया। एक सेकंड में इसको आगे कर रहा हूँ, वापस स्लाइड को उसी पे लेके आ रहा हूँ। क्या है कि ये विस्थापन तो इसमें विस्थापन तो हो जाएगा,
तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन तो हो रहा है लेकिन द्विविस्थापन इसमें नहीं हो रहा है, अपघटन नहीं हो रहा, संयोजन इसमें नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 जो है आपका इसमें क्या कहता है, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि किसी विलयन की पीएच किसकी माप है। पीएच क्या होता है, देखिए पीएच की अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहो, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रेट। पावर ऑफ हाइड्रेट, पावर ऑफ हाइड्रेट जो है किसकी माप है ना, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या बताना है कि किसी विलयन की पीएच जो है, किसी विलयन की पीएच जो है वो किसका माप है, वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता या क्या है इसके अंदर, वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता किस क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों इसमें हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों की मतलब इनकी एक ही बात है कि सांद्रता होती है, तो ठीक है कर देंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12, और प्रश्न संख्या 12 क्या कहना चाहता है आपसे कि सीसा व टिन को मिश्र धातु को कहते हैं। वैसे आपको पता है ना, आपका एक मॉडल पेपर जो होता है उसके अंदर टोटल 12 प्रश्न ही आते हैं वैसे देखिए, लेकिन यहाँ पे मैं अधिक आपको सुपर 30 करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि सुपर 30 आप जब आप कर लोगे तो आप अटकोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। सीसा व टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, अमलगम, सोल्डर, कांसा, या इनमें से कोई नहीं। सीसा व टिन की जो है मिश्र धातु जो है उसको क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अमलगम क्या होता है पता है आपको, अमलगम सोल्डर तो सीसा व टिन की मिश्र धातु कहते हैं। कांसा जो है, ये कांसा भी एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, पता है क्या, और अमलगम को भी एक प्रकार से मिश्रण बना के बनाया जाता है, लेकिन अमलगम मिश्र धातु की सीरीज में लेकिन कम रखते हैं इसको, लेकिन हाँ एक प्रकार मिश्रण करके बनाया जाता है, इस कारण मैंने इसको यहाँ देना इसको उचित समझा, ठीक है। वैसे मेरे हाथों से बनाया हुआ है, तो आप थोड़ा इसका किंतु परंतु हो सकता है, इसका कुछ किंतु परंतु भी आप रख सकते हैं, जैसा कि पहला आपको देखने को मिला थोड़ा सा किंतु परंतु। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, यानी कोशिका की ऊर्जा जो किस रूप में, किस फॉर्म में मिलती है, वो जो है आपको जो है इसके अंदर बताना है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सी होगी, एटीपी नहीं, आरएनए, डीएनए, एडीपी, किसमें, आरएनए, क्या है, आरएनए, राइबोसोमल न्यूक्लिक अम्ल या एसिड कह सकते हैं, जो भी आप कहो वो अच्छा है। और एक हाँ आप इनकी जो ना फुल फॉर्म जरूर याद रखें। एटीपी की क्या फुल फॉर्म होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आरएनए की राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की डाइराइबोसोमिक न्यूक्लिक एसिड है ना, और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये इनकी जो है आप फुल फॉर्म जरूर जो है याद रखिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप याद रखोगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, और मेरा नाम रोशन होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन आपके खुद का नाम जरूर रोशन होगा। मनुष्य में सामान्यतः प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन, मतलब सिकुड़ना और वापस फैलना, सिकुड़ना और वापस फैलना कि रुधिर दाब क्रमश होता है। रुधिर दाब जो है क्या होता है, प्रकुंचन और अनुशिथिलन का रुधिर दाब जो है क्रमश से क्या होता है, वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। क्या होता है क्रमश से, क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं 140 से या 80 जो है इसका होता है, तो 140/80 वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो 100 वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140/100 यानी 6 जो है इसका, वो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14वें का क्या है, प्रकुंचन और अनुशिथिलन वाला जो है इसका जो है 140/100 या 140/100 जो है इसका राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, और क्या चाहता है प्रश्न संख्या 15 आपसे चाहता है कि भोजन का पचना एक प्रकार की अभिक्रिया, यानी भोजन का जो पाचन होता है वो शरीर में, वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, क्या उसमें विस्थापन होता है, क्या उसमें अपचयन होता है, क्या उसमें संयोजन होता है, या उसमें उपचयन होता है, क्या होता है वो उसके अंदर आपको जो है बताना होगा।
कि क्या होता है, उपचयन होता है, संयोजन होता है, अपचयन होता है, विस्थापन होता है। भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या एक यहाँ से उठकर यहाँ चला जाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है ना। तो नहीं, विस्थापन तो इसमें होगा नहीं, अपचयन इसमें होता नहीं है, जुड़ने वाला सिस्टम इसमें है नहीं, तो इसमें अपचयन होता है, सीधी सी बात है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको तो मैं कैसे समझाऊं आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, और 16 प्रश्न कहता है आपसे कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी एक पादप नियंत्रक है, इनमें से ये जो पादप नियंत्रक है, इनमें से एक पादप नियंत्रक है जो फ्रूट बेचते हैं ना रेडी पर या ठेले लगा के, उनके द्वारा उपयोग किया जाता है, या बड़े बड़े स्टोरेज बना के जो फल रखते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है वो आपको बताना है। एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन या ऑक्सिन, कौन सा होएगा इसमें से जो पादप नियंत्रक फल बेचने द्वारा वालों द्वारा जो इसको उपयोग किया जाता है। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन या ऑक्सिन, क्या होगा इसका जो है राइट आंसर, वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा कौन सा होगा। देखिए ये जो जैसे मान लीजिए हम जो पादप जो होते हैं, फल जो होते हैं ना, उसमें क्या है, उन फलों को नियंत्रण करने के लिए, हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसान आदमी हो तो आप देखते भी हो, आप जो उनका छिड़काव करते हो, और ज़्यादातर आप दुकान वाले के पास जाके कहोगे कि यार मेरी फसल ऐसे हो रही है, मेरी फसल ऐसे हो रही है, आप हमारे को कुछ दो ताकि हम जो उसको फसलों पे छिड़काव कर सके। तो आप देखते हो कि उस वो जो देते हैं ना, वो देते हैं जिब्रेलिक एसिड। क्या देते हैं? जिब्रेलिक एसिड देते हैं। क्या देते हैं? जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करने पे फल जो फूल जो है फसल के वो अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17वां, और 17वां प्रश्न आपसे चाहता है कि आप इसका आंसर दो। इस प्रश्न का, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण जो होता है, यानी समतल दर्पण जो होता है उसका आवर्धन क्या होता है। पहली बात तो जो आवर्धन जो होगा समतल दर्पण का वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और इस यहाँ पे देखिए आपको जो ऋणात्मक दे रखा है वो सिर्फ एक ही दे रखा है, तो -1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। -1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा ये 17वां 2 बार कैसे आ गया? चलिए कोई ना, आ गया है तो हम इसको जो है हल तो कर ही लेते हैं, है ना। कुछ मिस्टेक हो गई होगी प्रिंटिंग में वगैरह वगैरह। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत के प्रतिबिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जा सकता है? दूर स्थित किसी ऊंची इमारत के प्रतिबिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जा सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या अवतल और समतल दर्पण दोनों, कौन किसके द्वारा जो है देखा जा सकता है? तो क्या होगा इसका राइट? मतलब ऊंची इमारत है और देखना है, तो ऊंची इमारत है और उसका प्रतिबिंब निश्चित रूप से किसके, अच्छा देखना है तो सीधी सी बात है, मतलब दूर से देखना है, दूर से, तो क्या इसका जो है राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब समतल, देखिए समतल दर्पण तो हमारे घरों में लगा होता है, तो दूर से थोड़ी देख सकते हैं, अवतल में भी नहीं होगा, है ना। अवतल और समतल तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो बचा क्या? उत्तल, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि यार अवतल और समतल दोनों दे रखा है, तो इसको जो है सही कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है ना। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, मैं बच्चा था तब मैं ये करता था, मैंने कहा दे में लिखा है उपयुक्त सभी, तो दे जो है इसका राइट आंसर कर देते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, और 18वां प्रश्न कहता है एक विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि इसमें 220 वोल्ट पर 20 एमस्ट्रॉन्ग, अरे एमस्ट्रॉन्ग क्या, अरे एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाए। क्या जी किया जाए? 20 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो इसका जो प्रतिरोध का मान जो है इसके अंदर क्या होगा? 1.1 ओम, हिंदी में 1.1 ओम, 11 ओम, 2.2 ओम, या 22 ओम, जो है क्या इसका जो है राइट आंसर होगा, वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। क्या होगा? यदि इसमें 220 वोल्ट के 20 एमस्ट्रॉन्ग की धारा प्रवाहित किया जाए, तो ये मतलब आप जब इसका निकाल लेना मैथमेटिक और करके इसका फॉर्मूला और लगा के, मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। 1.1 ओम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्या कहता है 20 ओम
5 ओम 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो संयुक्त प्रतिरोध होगा। संयुक्त प्रतिरोध आपको जोड़ना है ना, सूत्र लगा के उसके अंदर बताना होगा। समांतर क्रम में जोड़ रहा है और संयुक्त प्रतिरोध जो है संयुक्त प्रतिरोध जो है इसका क्या होगा वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। यानी संयुक्त प्रतिरोध क्या होता है, संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा 20 और 5 25, 25 और 4 29, तो 29 ओम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किस गैस की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन जो है किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है वो जो है आपको बताना होगा, है ना। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसके कारण होता है वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। और इसका सही आंसर जो है क्या होगा, बताइए 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 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जलाने में सहायक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न। और 21वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एस्क से गैंग को दूर करने को कहते हैं। गैंग क्या होता है, गैंग कहते हैं कचरे को कहते हैं, कचरा। जैसे अधात्री जो होता है ना, अधात्री, इसका सेकंड नाम भी लेते हैं अधात्री। जो अधात्री जो होता है उसको दूर करने को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। क्या कहते हैं, निस्तापन, भर्जन, समृद्धिकरण या अपचयन, क्या कहते हैं वो आपको जो है इसको बताना होगा। अयस्क से गैंग को दूर करने को कहते हैं निस्तापन, भर्जन, समृद्धिकरण या अपचयन, क्या कहते हैं, भ्रजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रजन कहते हैं। तो भ्रजन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। और 22वां प्रश्न आपसे कह रहा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। पादपों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लोक में, केंद्रक में या जड़ में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, किस में होती है भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, जड़ में होता है क्या, नहीं होता भाई साहब। केंद्रक में चलो मान ही ले, हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। हरित लवक, हरित लवक जो है इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरित लवक क्या हो जाएगा, हरित लवक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इसमें ये पूछ लो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं होती, यहाँ लगा होता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता जड़, क्या होता, जड़ हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या, वैसे ही अगर पत्ती होता ना इसकी जगह तो भी सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सोपोसी है ना, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग कर देते हैं, पता नहीं लगता फिर क्या लिख देते हैं। सोपोसी है, सोपोसी यानी जो अपना भोजन जो है स्वयं बना के खाते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्या होते हैं वो, जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं वो जो है सोपोसी होते हैं। मनुष्य जो है सोपोसी नहीं होते। मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है सोपोसी नहीं होते। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई मेरी मम्मी तो किचन में जाके खाना बना के हमें खिलाती है तो मेरी मम्मी तो सोपोसी हो गई। लेकिन वो खाना अगर मान लीजिए खुद बनाते हैं, लेकिन वो धान गेहूं तो और कहीं से लेके आते, खेत से लेके आते हैं, तो वो सोपोसी जो है नहीं होते। मनुष्य जो है सोपोसी नहीं होता है। और फफूंद जो है सोपोसी होते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा। हरित शैवाल नहीं होते, अमर बेल भी नहीं होते, क्योंकि अमर बेल तो किसी पादप से लिपट कर ऊपर चढ़ती है, उसका पोषण प्राप्त करती है। हरित शैवाल भी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा ठोस मजबूत हरित शैवाल मतलब मान लेंगे, लेकिन ठोस मजबूत जो है वो फफूंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फफूंद हो जाएगा, क्योंकि फफूंद जो है अपना भोजन स्वयं बना के खाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है इनके अंदर, तो फफूंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। 24 कहते हैं हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन किससे होते हैं भाई साहब, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। हार्मोन किससे होते हैं, मैंने जब एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे तो उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय जो होती है ना, उसमें मैंने एक बताया था कि उसमें एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। एंजाइम और हार्मोन जो है दोनों स्रावित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये पूछा है कि हार्मोन जो है स्रावित होता है किससे, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से नहीं। देखिए अब डाउट जो हमारा है
वो सिर्फ इन दोनों के बीच में है। तो हमने 50% विजय तो हासिल कर ली, अभी 50% में से थोड़ी विजय और हासिल करनी है, ताकि हमें जो है इसका राइट आंसर पता चल जाएगा कि हार्मोन जो है स्रावित जो हुए होता है वो किससे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। बाह्यस्रावी ग्रंथि से तो एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या होते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि से? एंजाइम, एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, घेंगा रोग, घेंगा रोग है जिसको गलगंड भी कहते हैं, इस घेंगे को क्या कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं। और ये होता कहाँ है, गले में होता है, आउटू ग्रंथि जो होती है उसमें होता है। शुगर की कमी के कारण नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयोडीन की कमी के कारण ये होता है, इसका सही आंसर। रक्त अल्पता के कारण नहीं, नहीं नहीं, वो तो आयरन की कमी वाला तो पता ही है आपको, रक्त अल्पता वाला रोग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। इसका आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग घेंगा रोग होता है। ऐसे भी आप याद रख लीजिए, है ना, परिभाषा और कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो आयोडीन की कमी के कारण ये घेंगा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, किसी परावर्तक युक्ति से बना प्रतिबिंब आभासी व बिंब से बड़ा बनता है। युक्ति है कोई, मतलब यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इससे टकराने के बाद, अच्छा प्रतिबिंब इधर तो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है, इस तरफ थोड़ी बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा दिखाई देता है हमें शीशे के अंदर की तरफ जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब हमें शीशे के अंदर की तरफ दिखाई देता है। तो ये प्रतिबिंब जो है बना है वो क्या है, बिंब से बड़ा बनता है, युक्ति है। यानी ये युक्ति जो है क्या कहलाती है, उस युक्ति का आपको जो है नाम बताना होगा। यानी ये युक्ति जो है क्या कहलाती है। समतल दर्पण नहीं कहलाती है भाई साहब, क्योंकि आभासी व बिंब से बड़ा तो नहीं बनता समतल दर्पण में, अवतल में भी नहीं बनता, उत्तल में बनता है भाई साहब। क्या है, उत्तल में बनता है। तो उत्तल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक हो गया तो इनमें से कोई तो हो, ये भी गलत हो गया, ये अवतल वाला गलत है और समतल दर्पण गलत है। उत्तल जो है इसका, उत्तल जो है इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की तरफ। 26 के बाद 27वां प्रश्न। धीरे धीरे अब अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है। यानी कांच की छड़ को रेशम के रूमाल से नहीं रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा है, और क्या उत्पन्न होता है वो आपको जो है इसके अंदर बताना है। क्या धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, दृष्ट धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगा वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। क्या उत्पन्न होएगा, विभवांतर उत्पन्न होएगा। क्या उत्पन्न होएगा, विभवांतर, विभव में विभवांतर उत्पन्न होएगा। इसमें आवेश तो उत्पन्न होता है, लेकिन आवेश जो है कैसे भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो विभवांतर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या उत्पन्न होएगा, विभवांतर जो इसमें उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका क्या कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि दानेदार जिंक पर तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस या ऑक्सीजन गैस। यानी कौन सी गैस जो है इसमें डालने पर जो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, उस गैस का नाम आपको जो इसके अंदर बताना होगा। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। कौन सी, क्लोरीन गैस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 28वां प्रश्न जो है अंतिम प्रश्नों की तरफ आ चुके हैं। सुपर 30 में 28वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। ये तो हो गया, क्लोरीन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस के बाद में आगे 29वां प्रश्न हम कर लेते हैं। 29वां प्रश्न है आपका, ये पीछे का राइट का निशान लगाओ तो हमने लगा दिया, इसमें गलत बात है, ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं लगना चाहिए। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले दो रंग हैं। पीएच चार्ट जो होता है, अंतिम सिरों पर जो रंग होते हैं, दो रंग दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से रंग होते हैं वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। 29वां प्रश्न है आपका, है ना, कौन सा है, लाल व नीला, नीला व हरा, हरा व लाल, लाल व लाल। कौन सा रंग जो है आपको इसके अंदर दिखाई देता है वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। कौन सा होता है भाई साहब, ये होता है रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, यानी लाल और नीला, लाल और नीला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 30, और है ये है, निम्न में से उदासीन ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड जो है इसमें से कौन सा है वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। उदासीन ऑक्साइड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राई ऑक्साइड, कौन सा होगा इसके अंदर राइट आंसर, वो आपको बताना है। उदासीन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो इसके अंदर जो है उदासीन है, इस पे कोई भी आवेश या चार्ज ना होने के कारण इसको जो है उदासीन ऑक्साइड कहा जाता है, जबकि इस पे और इस पे तीनों पे जो है चार्ज होता है, इस कारण से इनको उदासीन ऑक्साइड की संज्ञा में नहीं रखा गया है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड पे चार्ज होता है। तो ये थी आपके सुपर 30 में कुछ सुपर 30 क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे खंड ए के भाग से, आपके कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो इसका मतलब वीडियो आपने पूरा देखा है, और पूरा देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तभी आपने पूरा देखा है। तो जाते जाते वीडियो को जो है लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ जिनको जो है इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार एक न्यू सीरीज के साथ मिलते हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दोगे कि आपको अगली बार जो है कौन सी चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।